तो बालों का झड़ना ये एक ऐसी चीज है जो आजकल बहुत ही आम हो गई है ना। हम में से न जाने कितने ही लोग इससे परेशान हैं। लेकिन सोचिए, अगर इसका जवाब हजारों साल पुराने ज्ञान में छिपा हो तो। चलिए, आज हम इसी प्राचीन नजरिए से इस आधुनिक समस्या को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर आज की जिंदगी हमारे बालों के लिए इतनी मुश्किल क्यों बन गई है। सोचने वाली बात है ना। तनाव, दिन भर की भागदौड़, हम क्या खा रहे हैं, ये सब कुछ सीधा सीधा हमारे बालों की सेहत पर असर डालता है। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर आंकड़ों की बात करें तो बालों का झड़ना दुनिया के लगभग 1.7% आबादी को प्रभावित करता है। अब 1.7% सुनने में शायद कम लगे, पर जब आप इसे पूरी दुनिया की आबादी पर देखेंगे ना, तो ये एक बहुत बहुत बड़ा नंबर है। इससे पता चलता है कि यह समस्या कितनी फैली हुई है। अच्छा, अब आते हैं आयुर्वेद के नजरिए पर, और ये बहुत ही दिलचस्प है। आयुर्वेद में एक बात कही जाती है, जैसे चेहरा वैसे ही बाल भी शरीर के अंदर की सेहत का आईना होते हैं। मतलब जो समस्या हमें बाहर दिख रही है वो सिर्फ बाहर की नहीं है, वो एक संकेत है, एक इशारा है कि अंदर कुछ ठीक नहीं है। तो आयुर्वेद इस समस्या को आखिर देखता कैसे है? चलिए, अब हम बालों के झड़ने पर उनके खास नजरिए को समझते हैं, जिसकी शुरुआत होती है एक खास नाम से। आयुर्वेद में जब बाल धीरे धीरे झड़ते हैं तो उसे खालित्य कहते हैं, और इसे शिरोरोग की श्रेणी में रखा गया है। शिरोरोग का मतलब बहुत आसान है, सिर या स्कैल्प से जुड़ी कोई बीमारी। तो ये वर्गीकरण इस आधार पर है कि समस्या कहाँ है और उसकी वजह क्या हो सकती है। और यहीं पर आयुर्वेदिक प्रणाली की जो बारीकी है वो देखने को मिलती है। देखिए, वो सिर्फ बालों का झड़ना नहीं कहते, वे खालित्य और इंद्रलुप्त के बीच एक साफ फर्क बताते हैं। जैसे खालित्य में बाल धीरे धीरे झड़ते हैं, लेकिन इंद्रलुप्त में वो अचानक पैच में गिरने लगते हैं। और इतना ही नहीं, इन दोनों के जो मूल कारण हैं, यानी जो दोष हैं, वो भी अलग अलग माने जाते हैं। तो फिर असली वजह क्या है? असली जड़ कहाँ है? आयुर्वेद के हिसाब से ये समस्या सिर्फ बालों के रोम यानी फॉलिकल्स तक ही सीमित नहीं है। इसकी जड़ें इससे कहीं ज्यादा गहरी हैं। और यहीं पर आयुर्वेद का सबसे अनोखा कॉन्सेप्ट सामने आता है। आयुर्वेद कहता है कि बाल असल में अस्थि धातु यानी हमारे बोन टिश्यू का एक उप उत्पाद हैं। जरा इस बात को सोचिए। इसका मतलब हुआ कि हमारे बालों की सेहत सीधे तौर पर हमारी हड्डियों की सेहत से जुड़ी हुई है। ये कनेक्शन कितना गहरा है। तो फिर मुख्य अंदरूनी कारण क्या हुए? नंबर 1, सबसे बड़ा कारण माना जाता है बड़ा हुआ पित्त दोष। पित्त यानी शरीर का अग्नि तत्व, जो इतना बढ़ जाता है कि वो बालों की जड़ों को ही झुलसा देता है। फिर जैसा कि हमने अभी बात की, कमजोर अस्थि धातु, जिसकी वजह से बालों तक पोषण ही नहीं पहुंच पाता। और हां, इसके अलावा वात और कफ दोष का असंतुलन भी एक बड़ा कारक है। लेकिन बात सिर्फ अंदर के दोषों की ही नहीं है। हमारी रोजमर्रा की आदतें, हमारा रहन सहन, वो भी एक बहुत बड़ा किरदार निभाता है। सोच कर देखिए, तनाव से भरा शेड्यूल, कुछ भी उल्टा सीधा खा लेना, खाने में बहुत ज्यादा नमक, या फिर दिन भर धूल धूप में रहना, ये सारी चीजें हमारे शरीर के अंदरूनी संतुलन को बिगाड़ सकती हैं। आयुर्वेद कुछ और खास वजहों की भी बात करता है, जैसे दारुणक यानी डैंड्रफ, जो कफ और वायु के बिगड़ने से होता है। इतना ही नहीं, नस्या जैसी आयुर्वेदिक थेरेपी के बाद अगर सही तरीके का पालन न किया जाए तो वो भी एक कारण बन सकता है। और हाँ, आखिर में आनुवंशिक कारक, मतलब जो हमें विरासत में मिलता है, वो भी इसमें शामिल हैं। तो जब कारण इतने सारे हैं और इतने गहरे हैं, तो समाधान क्या है? यहाँ पर आयुर्वेद एक समग्र प्रबंधन योजना देता है, जिसका मकसद सिर्फ लक्षण को दबाना नहीं है, बल्कि अंदर से, जड़ से संतुलन को ठीक करना है। और इसकी रणनीति के 3 मुख्य चरण हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी, निदान परिवर्जन, मतलब जो कारण है उससे दूर रहो। दूसरा चरण है बालों की स्वस्थ देखभाल को अपनी आदत बनाना। और तीसरा, शुद्धिकरण, यानी शरीर की सफाई और सही औषधियों का इस्तेमाल। तो आइए पहले कदम को थोड़ा और समझते हैं, निदान परिवर्जन। ये आयुर्वेद का एक मूल सिद्धांत है। इसका मतलब है कि इलाज दवा से शुरू नहीं होता। इलाज शुरू होता है उन कारणों को पहचानने और उनसे बचने से जो समस्या की असली जड़ हैं। अब बात करते हैं स्वस्थ आदतों की। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है मूर्ध तैल, यानी नियमित रूप से स्कैल्प की तेल से मालिश करना।
इससे होता यह है कि बालों के रोम को पोषण मिलता है, जड़ें मजबूत होती हैं और बालों का गिरना कम होता है। एक और बहुत ही अनोखी और शक्तिशाली प्रक्रिया है नस्य। इसमें नाक में औषधीय बूंदें डाली जाती हैं। अब इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है हमारे गर्दन से ऊपर के हिस्से के सारे चैनलों को साफ करना और उन्हें पोषण देना, जिसमें हमारे बालों के रोम भी आ जाते हैं। ये कह सकते हैं बालों को अंदर से आकर मजबूती देता है। इसके अलावा कुछ और सरल आदतें हैं जिनकी सलाह दी जाती है, जैसे सिर पर बहुत ज्यादा गर्म पानी डालने से बचना, बालों को धोने के लिए सौम्य हर्बल चीजों का इस्तेमाल करना, और हाँ, बालों को धूल, धूप जैसे कठोर पर्यावरणीय कारकों से बचाकर रखना। आयुर्वेद में उपचारों की एक बहुत ही समृद्ध परंपरा है। ये जो टेबल है, ये तो बस कुछ उदाहरण हैं। देखिए, बालों में लगाने के लिए नीली तेल जैसे औषधीय तेल हैं, फिर स्कैल्प पर सीधे लगाने के लिए मधुका जैसे लेप हैं, नासिका चिकित्सा के लिए अणु तेल जैसी औषधियां हैं, और शरीर को अंदर से ताकत देने के लिए आम्ल की रसायन जैसे टॉनिक भी। ये तो सिर्फ एक झलक है कि यह परंपरा कितनी विशाल है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? आखिरी और सबसे जरूरी बात क्या है? हम घूमकर फिर से उसी एक मुख्य विचार पर वापस आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। वही बात, बाल शरीर की स्वस्थ स्थिति का आईना है। ये एक लाइन इस पूरे आयुर्वेदिक दृष्टिकोण को संक्षेप में बता देती है। हमारे बाल सिर्फ बाहरी खूबसूरती का हिस्सा नहीं है, वो हमारे अंदर क्या चल रहा है उसकी एक झलक है, उसका प्रतिबिंब है। तो यहां से जो सबसे जरूरी चीज समझने वाली है वो ये है कि इस नजरिए से स्वस्थ बाल अपने आप में लक्ष्य नहीं है, बल्कि वो तो एक संतुलित शरीर और एक स्वस्थ जीवन शैली का प्राकृतिक परिणाम है। इसलिए ध्यान सिर्फ भारी इलाज पर नहीं, बल्कि समग्र स्वास्थ्य पर होना चाहिए। तो आखिर में बस एक सवाल सोचने के लिए, ये आईना क्या दिखा रहा है?